नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी लर्निंग पॉइंट पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपको मान लीजिए कोई इक्वेशंस गिवन है 2, 3 जो भी मतलब ठीक है, एक्स वाई में गिवन है या एक्स वाई जेड में गिवन है। डिपेंड करता है कि सिर्फ 2 वेरिएबल में है या 3 वेरिएबल में है। तो उसमें क्या होगा कि वे जो आपको इक्वेशंस गिवन है क्या वे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, आपको कैसे पता चलेगा। तो आपके पास कुछ तरीके थे। आप मान लीजिए जब आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में तो या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए आपको एक्स वाई में 2 इक्वेशंस गिवन है। एक मान लीजिए एक इक्वेशन ये हो गई और कोई प्लस ऐसे करके, और एक मान लो 2x + 3y = समथिंग, यहाँ पे c1 मान लो, यहाँ c2 मान लो। ठीक है, तो आप बता सकते थे कि ये 2 इक्वेशंस जो है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब बात आती है कंसिस्टेंट कैसे होता है। कंसिस्टेंट मतलब कि उनका कोई सॉल्यूशंस है, एक जनरल कोई कॉमन सॉल्यूशन हो, या फिर हो सकता है वे इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती हो। अब सॉल्यूशन क्या होगा, मान लीजिए कोई 2 लाइन है, एक ये रही, ठीक है, दूसरी लाइन इसको यहाँ क्रॉस कर गई, ठीक है, ये पॉइंट ए पर। तो ये जो एक पॉइंट है ये इन दोनों लाइन का एक कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर मैं सिंपल एक ही लाइन की बात करूं तो इस लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, क्योंकि इस पे जितने भी पॉइंट आएंगे इस लाइन की इक्वेशन को वो पॉइंट सभी के सभी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 इक्वेशंस ले रहा हूँ, 2 लाइन ले रहा हूँ, तो उन दोनों लाइन की अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि एक या तो किसी एक कॉमन पॉइंट पे काट रहे हो, या फिर वे लाइन इस तरीके से हो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो, मीन्स कि कोलिनियर लाइन्स हो। ठीक है, तो अब ये देखिए, अगर ऐसे लाइन 2 लाइन है, ये मान लीजिए L1 भी यही है और L2 भी यही लाइन है, तो इनके कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कहने का मतलब है कि ये सॉल्यूशंस तो रखती है ना, ठीक है, चाहे वो 1 रखे या इनफाइनाइट रखे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको पता चले कि 2 लाइन है पैरेलल, तो ये कहीं मीट नहीं करेगी, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यही चीज़ अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके सोल्व करके दिखाएंगे। सही है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप एडजॉइंट का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके कैसे इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, A इन्वर्स = 1 डिटर्मिनेंट A और एडजॉइंट ऑफ A, इस तरीके से। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जिसको ये नहीं पता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को बाद में देखना, आप पहले पिछली वीडियोस को देखिए, शुरू से शुरू करिए। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, नंबर वाइज हर एक चीज़ बताई है। ठीक है, स्किप मत करिए एक भी चीज़, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको बता देता हूँ। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की। कोई किसके लिए, फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस in 2 or 3 variables and for checking the consistency of the system of linear equations, means कि हम उनको सोल्व भी करेंगे। क्या क्या इसका मतलब क्या है सोल्व करने का, कि मान लीजिए एक्स वाई जेड में वे 3 इक्वेशन है या 2 इक्वेशन, जो भी मतलब है, तो आप उन एक्स वाई जेड की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सोल्व करने का मतलब यही होता है कि आपको उन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन सिंपल तरीके से नहीं, आपको मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, साथ के साथ आपको ये बताना है कि क्या जो वो सिस्टम आपको गिवन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इफ़ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कहने का मतलब क्या है कि उसके कुछ तो सॉल्यूशन हो, ये नहीं कि सॉल्यूशन ही नहीं है। मीन्स मैंने अभी बताया था 2 पैरेलल लाइन है, मैं कहने लगूँ इन दोनों का क्या सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इफ़ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट मतलब अब ये क्या कहलाएगा, अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। सही है, अब देखिए वो सॉल्यूशन एक भी रख सकता है या एक से ज़्यादा भी। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप प्लीज़ लेकिन देखना पूरा। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है इसके ऊपर तो आप स्किप करके देख सकते हैं वीडियो। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है कि अगर उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता कैसे पता चलेगा, ये सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखो चलो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे 3 इक्वेशंस गिवन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एक क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आएगा इसका एग्जाम में, 100% आता है। सही है, तो प्लीज़ सीरियस लेना इस टॉपिक को, और बहुत आसान है, सबसे आसान मैं कहूँगा ये बहुत आसान है अगर आप तरीके से इसको पढ़ोगे। तो देखो ये आपको 3 इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी। किस तरीके से गिवन है, पहली इक्वेशन है
a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन ऐसे गिवन है आपको। दूसरी इक्वेशन गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तीसरी इक्वेशन गिवन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तीन इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो अब आप इनको कैसे सोल्व करोगे? देखो, आपके पास पहले भी आपने पढ़े होंगे तरीके कि आप पहले दो इक्वेशंस को ले लो कोई सी भी, उनको कुछ मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है और एक एलिमिनेशन मेथड भी होता है। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड जब दो वेरिएबल में इक्वेशंस होती है, दो इक्वेशंस होती है, तो आसानी हो जाती है सोल्व करने में। लेकिन जब तीन वेरिएबल में हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे देखिए, आपको वो लिख के देगा कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, आप इनको सोल्व करिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम इनको कैसे मैट्रिक्स तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मैं क्या करूँगा, मैं तीन मैट्रिसेस बनाऊँगा। कैसे? एक मैट्रिक्स तो मैं बनाऊँगा कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं? जो एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का है, जेड का है, नीचे भी देखो एक्स के है। तो एक तो इनका मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा। उस मैट्रिक्स को मैं नाम देते हैं हम हमेशा ए, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए इक्वल टू मैं कैसे लिखूंगा, देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ। मैं ए लिखूंगा इक्वल टू, पहला कॉलम जो मैं बनाऊंगा वो एक्स के कोफिशिएंट का बनाऊंगा, ध्यान रखना। मीन्स A1 A2 A3। ठीक है, दूसरा कॉलम जो मैं बनाऊंगा वो y के कोफिशिएंट का। देखो, पहला x के का बनाया, दूसरा y के का बनाते हैं। B1 B2 B3। तीसरा कॉलम बनाते हैं z के कोफिशिएंट का, C1 C2 C3। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ए मैट्रिक्स ऐसा बनाएंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम भी, आप साथ के साथ लिख भी सकते हो, मैंने नीचे लिखा हुआ भी है वैसे। तो देखिए, एक तो ये बन गया। अब दूसरा हम बनाएंगे, एक मैं बनाऊंगा एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ये एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। एक्स से समझ जाना वेरिएबल, मतलब एक तरीके से वाई जेड, जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स आएंगे, एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। एक मैं बनाऊंगा बी मैट्रिक्स। ठीक है, बी मैट्रिक्स बनता है जो आपके इक्वल में है ना, ये कांस्टेंट, इनका बनेगा। कैसे? ये भी कॉलम मैट्रिक्स होता है, D1 D2 D3। ठीक है, ये तो मैंने ए बनाया और इधर वालों का बनाया बी, और जो कोफिशिएंट वेरिएबल्स हैं उनका बनाया मैंने एक्स। ठीक है, देखिए नीचे मैंने ये लिखा, लेट अस एक्सप्रेस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज मैट्रिक्स इक्वेशंस एंड सोल्व देम यूजिंग इनवर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सा होगा, जो मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल करके बनाऊंगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, इनका जो इस्तेमाल करके बनाऊंगा। अब देखिए नीचे मैंने लिख दिया, ये रहा ए मैट्रिक्स मैंने कोफिशिएंट से बना लिया। एक्स मैट्रिक्स मेरा वेरिएबल्स का हो गया, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स होता है, हमेशा ध्यान रखना। बी मैट्रिक्स मेरा D1 D2 D3। ठीक है, अब ये मैंने ऐसे ही क्यों बनाया भाई, इसको कॉलम ही क्यों बनाया, मैंने रो में क्यों नहीं लिखा। ठीक है, अब इसका रीज़न भी है। इसका रीज़न ये है, जब मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, मान लीजिए मैं इनको किस तरीके से लिखूंगा, AX इक्वल टू बी की फॉर्म में, ये रहा AX इक्वल टू बी की फॉर्म में। अब जब आप सोचिए, मैं AX यानी कि A और X की मल्टीप्लाई करूँगा तो कैसे होगी, पहले कॉलम पहले रो की पहले कॉलम के साथ, तो क्या इक्वेशन बन के आएगी, A1X B1Y प्लस C1Z। ठीक है, ये बन गई, और इक्वल में मैं रख रहा हूँ B को, यानी कि इस मैट्रिक्स को, तो वो किसके, पहले वाले एलिमेंट के इक्वल आ जाएगी पहली इक्वेशन, सेम टू सेम ऊपर वाली बनती हुई आ गई। फिर आप क्या करोगे, दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे इसके। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी, A2X प्लस B2Y प्लस C2Z। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, D2। इस तरीके, मतलब मीन्स क्या है कहने का कि जो ऊपर आपकी इक्वेशंस थी वही सेम टू सेम है, बस आपने उनको मैट्रिक्स मेथड में लिख दिया। तो देखिए मैंने इसको लिख लिया AX इक्वल टू बी की फॉर्म में। ठीक है, जब मैंने इसे AX इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लिया तो मीन्स कहने का क्या है, ए मैट्रिक्स ये रहा, बी एक्स मैट्रिक्स ये रहा, बी मैट्रिक्स ये रहा। सही है, अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स, आपको मैं पहले ही बता चुका था कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मीन्स कहने का क्या है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट
हमारे जीरो होगा। ये वाला जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, सॉरी नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो होगा तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ नीचे बता दिया, देखो केस 1 बनाया। केस 1 में क्या है, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। ये चीज़ हमें पता है अच्छे से, पहले भी हम पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में, ठीक है। जब मैंने आपको एडजॉइंट पढ़ाया था उसके बाद पढ़ाया था ये, वहाँ पे मैंने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से पढ़ाए थे। तो देखिए ए, अब ये जो हमारा सिस्टम ऊपर लिखा हुआ था किस तरीके से, देखो ध्यान से, ए एक्स इक्वल टू बी तो था, ठीक है। वही चीज़ मैं नीचे लेकर चला कि हमें जो चीज़ गिवन थी ए एक्स इक्वल टू बी था। अगर ऐसा था तो मैं क्या करूँ, प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए इनवर्स से। प्री का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करना, और पोस्ट का मतलब होता है राइट साइड में मल्टीप्लाई करना। तो प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स मीन्स लेफ्ट साइड में मैंने ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड। तो क्या होगा, अब देखो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर ए बी सी लिख रहे हो ऐसे मैट्रिक्स, ए बी सी 3 मैट्रिक्स है और बी सी लिख रहे हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए और बी की पहले मल्टीप्लाई कर दो, बाद में सी की कर दो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ इस्तेमाल करी। अब देखिए ए इनवर्स ए हमारा क्या हो गया, आई मैट्रिक्स हो गया, और इधर ए इनवर्स बी है ही, और आई की एक्स में करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी तो हमें अच्छे से पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ए एक्स इक्वल टू बी लिखा था उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है, सिंपल। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो अब देखिए एक्स मेरा क्या था, एक्स मेरा कॉलम मैट्रिक्स था ए एक्स वाई जेड का। अब अगर ये इस तरीके से मैट्रिक्स है, मान लो एक्स तो मेरा एक्स वाई जेड है और ये किसके इक्वल है, ए इनवर्स बी के, तो मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मुझे पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, बी हमारे पास है ही, और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए। तो सोचो मुझे ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट चाहिए, डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले निकाल ही लेते हैं। आप जब क्वेश्चन शुरू करोगे सबसे पहला काम ही ये होगा कि आप डिटर्मिनेंट निकालोगे उस मैट्रिक्स का। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो आपको आगे सोल्व भी नहीं करना है, ठीक है। अगर वो कहेगा, कुछ कंडीशंस होती है जिसमें आपको कुछ चीज़ें सोल्व करनी होती है, अदरवाइज आपको अगर इन्वर्स निकालने के लिए कह रहा है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के कह रहा है तो आप हाँ, अगर 0 डिटर्मिनेंट आ गया तो आप कह देना इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर नॉट 0 आया तो आप आगे क्वेश्चन सोल्व करोगे, सही है। देखिए द मैट्रिक्स इक्वेशन जो आपको गिवन है, द मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन। अब ये क्यों कहा कि ये यूनिक सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करता है, यूनिक मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, ये नहीं कि 3-4 अलग अलग सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। अब ये ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि x किसके इक्वल है, ए इनवर्स b के, और ए इनवर्स हमारा, इनवर्स हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक होता है, 2 से 3 इनवर्स नहीं होते किसी भी के भी, ठीक है। तो देखिए जब ए इनवर्स हमारा यूनिक है तो x की वैल्यू भी यूनिक ही आएगी, सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हम जो सोल्व करेंगे सारी इक्वेशंस इस चैप्टर में वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही देगी, ठीक है। आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं देगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। दिस सिस्टम, मैंने क्या बताया था, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। मैंने भी ये चीज़ बताई अभी आपको कि क्योंकि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स भी यूनिक ही होता है, इसलिए वो जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा वो यूनिक ही होगा। 2 या 3 सॉल्यूशन या उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। मैंने आपको बताया था कि इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स मेथड कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए तो मेथड का नाम आपको पता चल गया, मैट्रिक्स मेथड है। आपको ये पता चल गया कि अगर आपको 3 इक्वेशंस गिवन है तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको एक ए मैट्रिक्स बनाना है जो कि किसका होगा, कोफिशिएंट का होगा, ठीक है। आपको एक एक्स मैट्रिक्स बनाना है। आप ये इक्वेशन याद रखना ना, ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो एक ए बनाना है कोफिशिएंट का, एक्स बनाना है वेरिएबल का, ठीक है, और बी मैट्रिक्स बनाना है जो आपके इक्वल में दिए हुए हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। और अगर ये इक्वल टू 0 आ गया, डिटर्मिनेंट ए आपका अगर इक्वल टू 0 आ गया
तो वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है, और इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मैंने बताया था कि इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ए इन्वर्स का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है। तो अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्या आएगा, 1/0 इंटू एडजॉइंट ए, और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। आप इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते कि क्या आएगी, तो जब ये डिफाइन नहीं हो पाएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हमें पता ही नहीं, हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ए का नॉन जीरो होना बहुत ज़रूरी है, सही है। केस सेकंड देखते हैं, इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा। सिंपल है, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आए। इस केस में हम क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ए जो हमने निकाला है, क्योंकि ए इनवर्स निकालना है तो उससे पहले एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ता है। तो जब इस केस में क्या करोगे, आपको इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट चेक करने के लिए क्या करना होगा, एडजॉइंट ए निकालिए और बी के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए। उसमें 2 कंडीशन आएगी, या तो वो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर ऐसा है तो जो सिस्टम हमारे पास वे जो इक्वेशंस गिवन है वे क्या है, उनका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और अगर दूसरा केस, अगर आपका उनका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल आ गया तो या तो ये कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट, कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है, सही है। तो वो अदर अलग केस है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपका जो मेन पार्ट था वो सिर्फ केस 1 तक था, ठीक है। अगर आप सेकंड केस बाय चांस आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी है, ठीक है। आप बिल्कुल शांति से इसको ध्यान में रखिए, जो मैंने केस 1 बताया इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है और 100% आता है, ठीक है। 100% इसका जो आएगा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए अब मैं इसके ऊपर देखिए एक एग्जाम्पल लिया है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 28। मैंने ये एग्जाम्पल देखो 3 क्वेश्चंस वाला इसलिए लिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लिया, भाई बड़ा क्वेश्चन है तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आप खुद करना, मैं भी इनके क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, साथ में 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर भी बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। आपको स्पेशली कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको 3 इक्वेशन गिवन है, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी। इन्होंने कहा है सोल्व करो, सिंपल ऊपर कहा है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके आप इनको सोल्व करिए। तो देखिए हमने कहा द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज इन दी फॉर्म, कैसे, ए एक्स इक्वल टू बी, मैंने बताया था हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ए वहाँ पर क्या होता है, कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनका मैट्रिक्स बनाया जाता है, ठीक है, बना लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ए मैट्रिक्स मैंने बना लिया, ये रहा देखिए 2 2 4 2 2 4, पहला कॉलम बन गया एक्स के कोफिशिएंट से, दूसरा कॉलम बन गया वाई के कोफिशिएंट से, -2 + 1 -3, तो -2 + 1 -3। तीसरा कॉलम बनेगा हमारा जेड के कोफिशिएंट से 3 -1 और 2, ठीक है, ये आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक हमें। एक्स जो बनेगा हमारा, ये जो एक्स है, एक्स कैसे बनेगा, सिंपल वेरिएबल्स जो है उनको एक कॉलम के रूप में लिख दो, ठीक है, एक्स वाई जेड। बी मैट्रिक्स मेरा जो बनेगा, जो आपको इक्वल में गिवन है उनका मैट्रिक्स बन के आएगा बी मैट्रिक्स, ठीक है, वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। अब देखिए सबसे पहले काम मैंने बताया था आपको, फिर क्या करना है, आपको सिंपल ये जो मैट्रिक्स ए है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो ही आप आगे बढ़ोगे। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो सिंपल आप एक लाइन लिख देना, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस तरीके से आप लिख देना, डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, ठीक है, एनी यूनिक सॉल्यूशन, आप इस तरीके से लिख सकते हो और आगे आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए डिटरमिनेंट निकाला मैंने इसका, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके निकाल लिया, ये आप कोई कैसे भी निकाल सकते हो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम के अलोंग, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करके। तो मैंने देखा -17 आया, नॉन जीरो है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, और नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है, मैं जो मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया था, मेथड जो मैंने माना था मैट्रिक्स मेथड से, ए एक्स इक्वल टू बी, उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये मैंने आपको ऊपर अभी बताया ही है।
कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। और x की, अब देखो x इक्वल टू ए इनवर्स बी अगर हमारा हो गया है तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू यहाँ रखूँगा, ए इनवर्स की यहाँ रखूँगा, b की यहाँ रखूँगा, और x मेरा क्या है, x y z। फिर मैं कंपेयर कर लूँगा दोनों साइड, इक्वल के x को, y को, z को, तीनों की वैल्यू निकाल लूँगा। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, ए इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। वी विल फाइंड ए इनवर्स। और ए इनवर्स कैसे निकलता है हमें पता है, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो मुझे डिटर्मिनेंट तो मैंने ऊपर निकाल लिया, ठीक है, सबसे पहला काम ही ये करा था, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, -17 आया। मुझे निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है ये आपको सबको पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, आप उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करिए। ठीक है, मैंने ऊपर वाले मैट्रिक्स का, जो हमें ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स था, इसके हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाले। कोफैक्टर्स आप सभी को निकालने आना चाहिए, मैं बार बार ये चीज़ नहीं बताऊंगा। अगर आपको कोफैक्टर्स निकालने नहीं आते तो आप प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिए। ठीक है, आप सबसे पहले शुरू से शुरू करिए इस चैप्टर को, बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगा तभी। ठीक है, तो देखिए इसका मैं कोफैक्टर्स निकाल लिया हर एक एलिमेंट के। एडजॉइंट, फिर मैंने क्या करा, एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। एडजॉइंट आप सबको पता है क्या होता है, मैंने देखो डायरेक्ट ये लिख लिया C11 C12, मैंने ऐसे नहीं लिखा C11 C12 C13, ऐसे नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि मैं फिर क्या करता, उसका ट्रांसपोज करता यहाँ C21 C22 C23, ठीक है, C31 C32 और C33, फिर इसका ट्रांसपोज करता, ट्रांसपोज करके क्या आता, यही मैट्रिक्स बन के आता जो मैंने यहाँ लिखा है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, कोफैक्टर्स की सबकी वैल्यू पुट कर दी, एडजॉइंट ए निकल गया मेरा। एडजॉइंट निकल गया तो मुझे पता है मेरा फॉर्मूला क्या था ए इनवर्स निकालने का, मुझे एडजॉइंट की तो ज़रूरत थी सिर्फ, और तो मेरा काम हो गया था क्योंकि डिटर्मिनेंट भी मैंने निकाल लिया था। तो ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू रख दी -17, यानी कि 1/-17 ऐसे हो गया, और एडजॉइंट ए का मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दिया। तो देखिए ये रहा, यहाँ लिख दिया, नीचे डिटर्मिनेंट लिख दिया, ठीक है, -17, ये एडजॉइंट ए लिख दिया। अब मुझे देखिए मेरा सारा काम हो गया, मेरा ए इनवर्स भी निकल गया। मेरा मेन काम था, मुझे जो क्वेश्चन में कहा था, दोबारा पढ़िए, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। सोल्व करने का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, मैंने बताया था, जब ए एक्स इक्वल टू बी आपने मैट्रिक्स लिया तो आप उसको कैसे, ए एक्स इक्वल टू बी, तो आप उसको लिख सकते हो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स मैंने निकाल ही लिया और बी मेरे पास है ही, बी मेरा क्या है, ये रहा मेरा बी यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं, ए इनवर्स भी निकल गया, बी भी निकल गया। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही बी मैट्रिक्स की। अब देखिए क्या मैंने देखो -17 को भी यहीं रखा मैंने, 1/-17 को, क्योंकि ये ऐसा है k और कोई मैट्रिक्स ए है और उसकी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी के साथ हो रही है, तो ये तो कांस्टेंट है। इसको आप चाहे बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए के ए इंटू बी, या आप ऐसे कर लीजिए के और पहले यहाँ पे ए बी कर लीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक स्केलर है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में तो ये प्रॉपर्टी काम कर, उसमें मैट्रिक्स में तो काम करती है ना ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करी। देखिए ये वाला मैट्रिक्स मेरा कितना है, 3/3 का, ये मैट्रिक्स मेरा कितना है 3/1 का। पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर है, सेम है 3/3। तो इसका मतलब मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट करती है। मल्टीप्लिकेशन आप सबको करनी आनी चाहिए। फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करी, दूसरा कॉलम यहाँ कोई है ही नहीं जो मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, तो बस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई, ऐड करा, ये आ गया हमारा -17। दूसरे की आपने क्या करा, दूसरे कॉलम की, देखिए जब आपने फर्स्ट रो की, दोबारा बता रहा हूँ, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करी, यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की, तो कौन सा एलिमेंट बन के आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 एलिमेंट। फिर यहाँ पे दूसरा कॉलम तो है ही नहीं, तो A12 एलिमेंट बनेगा ही नहीं हमारा, ठीक है। फिर आपने क्या करा, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करी, इसका मतलब A21 एलिमेंट बन के आएगा, ये रहा A21। फिर थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ दोबारा करी तो A31 एलिमेंट बन के आ गया, ठीक है, ये हमारा बन के आ गया। अब बाहर हमारा -1/17 था ही, -17 को अंदर भेजोगे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, हर एक एलिमेंट के साथ होगा, तो देखो 17 से 17 को डिवाइड करोगे, माइनस साइन भी है, ध्यान रखना, तो क्या आएगा +1। 34 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 51 को करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, x की वैल्यू x इक्वल टू ये मैट्रिक्स आ गया, और x की वैल्यू हमारी क्या थी, ये वाला मैट्रिक्स था XYZ।
तो देखिए जब दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल होते हैं तो क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, A11 इसका, इस वाले मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट और इस वाले का A11 एलिमेंट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसका A12 इसका A12 बराबर होते हैं, ऐसे मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो मीन्स कहने का क्या है, x इक्वल टू क्या आ गया +1, y इक्वल टू आ गया +2, z इक्वल टू आ गया +3। तो हमने देखो जो हमें क्वेश्चन गिवन था कि x सोल्व करो उसको, सिस्टम इक्वेशन को हमने सोल्व कर दिया। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, x की 1, y की 2 और z की 3। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा कि मैंने क्या पढ़ाया है आज। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है कि भाई मैंने समझा दिया अपनी तरफ से और आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को 100% ऐड करूँगा। ठीक है, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जो अभी 12th में आए हैं, और देखिए अभी कोरोना का थोड़ा सा टाइम ऐसे ही चल रहा है, तो आप कोशिश करिए यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको करिए, साथ के साथ क्वेश्चंस करिए, साथ के साथ गैप मत दीजिए एक भी दिन का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप भी अगले साल कोरोना की वजह से पास आउट हो जाओगे, इस साल जैसे बच्चे हो गए, और ये कोई बढ़िया चीज़ भी नहीं है कि अगर आप पास आउट हो रहे हो, क्योंकि देखो आप आज पास हो जाओगे, ठीक है, लेकिन जब आप कहीं कंपटीशन में बैठोगे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप अपने कंसेप्ट तो क्लियर करके चलिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए, आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, उससे बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।